हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने आपसे पोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री या फिर प्री मेडिवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था। प्री मेडिवल हिस्ट्री या फिर पोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री मीन्स यहाँ पर ये है कि मेडिवल से पहले का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा करी थी आपसे लास्ट एक प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपसे मेडिवल इंडिया। और सेकेंड वन चीज़ जो बेटा मेडिवल इंडिया है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए हम उसे 3 या 4 पार्ट में डिस्कशन आपसे करेंगे। ओके, कोशिश रहेगी कि ये 3 पार्ट में फिनिश हो जाए, नहीं तो 4 पार्ट्स में फिनिश होगी। आपको वीडियो मिलेगा मेडिवल इंडिया 1/4, 1/3 ऐसे करके, 2/3, 3/3 ऐसे। चलिए, मेडिवल इंडिया में सबसे पहले क्या हुआ, भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। अरबों का जब आक्रमण हुआ तो उस समय सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था किसने किया था? सबसे पहले हमारे यहाँ आक्रमण किया था दाहिर उस समय राजा थे भारत के, उनके ऊपर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था। कब किया था? 1712 ईस्वी में। ठीक, इसी दौरान क्या हुआ कि वो भारत में उन्होंने आक्रमण क्यों किया था? भारत में उन्होंने धन दौलत लूटने के लिए और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उसको लूटा था। उसके बाद भारत पर दूसरा आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने। ठीक है, और भी एक और थे इससे पहले, पृथ्वीन ने किया था, मगर हम मेनली बात करते हैं महमूद गजनवी की। उस दौरान क्या था इसमें कि 932 ईस्वी में अलाउद्दीन नामक का एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। एक अलाउद्दीन नाम के व्यक्ति ने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी। कब करी? 1932 में। उस दौरान उसने अपनी राजधानी बनाई किसको? गजनी को। अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? पृथ्वीन नाम का व्यक्ति वहाँ का शासक बना और उसी के शासनकाल के टाइम पे भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था। ठीक है, कब? तुर्कों की तरफ से। वो अरबों की तरफ से तो पिछला जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और ये तुर्कों की तरफ से है। ठीक है, भारत बेटा अलग अलग कंट्री से बहुत अलग अलग लोगों ने आक्रमण किया है, तो उसी में हम बात कर रहे हैं। तो तुर्कों की तरफ से पहला अटैक किसने किया? पृथ्वीन ने किया। कब किया था? 1972 से 1977 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब प्रथम तुर्क आक्रमण के समय, जब भारत में पहली बार आक्रमण हुआ था, उस समय उन्होंने कहाँ पे आक्रमण किया था? पंजाब में किया था। जब पंजाब में उन्होंने आक्रमण किया था तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ था? पंजाब में उस समय शासक थे यहाँ पे जयपाल नाम के शासक थे। ओके, अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। जब उसके पिताजी यहाँ पे आए थे साथ में, पृथ्वीन के साथ में थे, फिर गजनी में उनका भी सेनापति जैसा कुछ काम था। तो उस समय जो महमूद गजनी था वो शासक था कहाँ पे? खुरासान नाम के जगह का, जो कि अफगानिस्तान की उस तरफ है, मतलब ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 1998 ईस्वी में खुरासान का शासक बना या फिर गद्दी पे बैठा। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक मतलब होता है यहाँ पे बेटा कि वो मूर्तियों को तोड़ता था। जब इंडिया आया उसने लूटपाट करी, चीज़ों को लूटा, तो उस दौरान से जहाँ भी कहीं मूर्ति मिलती थी तो वो मूर्ति को तोड़ देता था। आगे बात करते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार वो लूट के ले गया, मगर उसको में जो मेनली फेमस है वो 1025 में सोमनाथ मंदिर महाराष्ट्र मतलब गुजरात में जो मंदिर है उसको लूटने वाला है। उस मंदिर की उस लूट के दौरान उसको यहाँ पे 20 लाख दिनार मिली। ठीक है, और उसी मंदिर की रक्षा करते हुए एक अहिलवाड़ा नाम के शासक ने उससे युद्ध लड़ा, मगर वो जीत नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ? 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ओके, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे शासक यहाँ पे कौन आया इंडिया पे अटैक करने के लिए? यहाँ पे शासक अटैक करने के लिए आए आपके महमूद गौरी गजनी के बाद आए थे। वो गौरी जो थे वो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, किसके? गजनी के अधीन, मतलब गजनी जो जगह थी उसके अंडर आता था, एक छोटा सा राज्य था वो। ठीक है,
आगे बात करते हैं 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। 1173 में गौर जगह का शासक कौन बना? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। कहाँ पे किया था भारत में? वो अटैक मुल्तान नाम की जगह पे। ठीक है, मुल्तान के विरुद्ध किया था। अच्छा, मुल्तान जो शासक थे वहाँ पे, जो कि उस समय पाकिस्तान वाले एरिया में थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया? अटैक किया था। कब? 1175 में। गौरी ने अटैक क्यों किया? गौरी का अटैक करने का मेनली रीज़न यहाँ पे ये था कि उसने सुना था गौरी मोहम्मद गजनी के मुंह से, उसके शासकों के मुंह से कि वहाँ पे क्या है, बहुत सारा धन दौलत है, इसलिए वो भी यहाँ पे क्या है, गौरी भी लूटने के लिए आया था। मोहम्मद गौरी का पहला अटैक उसने कब किया था? 1175 में किया था। दूसरा अटैक उसने 1178 में किया। जो 78 में किया, कहाँ पे किया? गुजरात के पाटना में किया था। जैसे एवरीवन हम लोग बात कर रहे थे मोहम्मद गौरी की, तो गौरी ने जो है यहाँ पे आक्रमण किया था। दूसरा वाला कब किया था? 1178 में किया था। 1 सेकेंड, 1178 में किया था। और उसने कहाँ पे किया था? गुजरात के पठान नाम की जगह पे किया था। जब उस दौरान उसने यहाँ पे शासन अटैक किया था गुजरात में, उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम सेकंड। ठीक है, भीम सेकंड, जिसने वहाँ पे उसको हरा दिया अच्छी तरीके से। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी। वो तीनों लड़ाइयाँ आपको पता होना चाहिए कि किसके बीच में हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ और उसका विजेता कौन हुआ। आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। उसी में बेटा फर्स्ट युद्ध उसने लड़ा था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा गया, जो उसमें पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे विजयी हो गए। सेकेंड युद्ध तराइन का युद्ध, जिसे हम तराइन द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, 1192 में गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। इस बार यहाँ पे गौरी विजयी हो गए। गौरी विजयी होने का रीज़न ये है कि गौरी की मदद करी थी किसने? जयचंद नाम के दूसरे राजा ने मदद करी थी पृथ्वीराज को मरवाने के लिए। ठीक है, एक चीज़ और समझ सकते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी जयचंद का रिलेशन क्या था? जयचंद पृथ्वीराज के फादर इन लॉ थे, मतलब कि ससुर थे। मतलब पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी से शादी करना चाहते थे, इसीलिए जयचंद ने गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 में, जिसमें गौरी ने जयचंद की लड़ाई हुई और गौरी जीत गया और जयचंद की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में हो गई है या फिर कर दी गई थी। ठीक है, कब मरा मोहम्मद गौरी? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे सल्तनत काल आए। सल्तनत काल मतलब कि यहाँ से हमारे मुग़ल काल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपने पढ़े ना, मुग़लों के राजा आए थे यहाँ पे, बहुत सारे मुग़ल्स थे, तो वही अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो वंश आता है उस वंश का नाम है क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से स्टार्ट हुआ? 1206 में स्टार्ट हुआ। इसकी स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने क्या किया था? कुतुब मीनार बनाया था। ये गौरी का गुलाम था। जब गौरी मर गया तो गौरी का गुलाम था, इसने क्या किया? यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर दिया। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, परंतु इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। मगर कुतुब मीनार जब बन रहा था उसी दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो उसी के दामाद है ये इल्तुतमिश, जिसने उसको पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्क-40 चिहालगनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया जिसमें 40 मेन अपने लड़ाके या फिर लड़ाकू व्यक्तियों को रखता था। ठीक है, उसको वहाँ पे उसको उस समय आने में किस नाम से जाना जाता था? तुर्क-ए-चिलहागानी के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किया इसी ने, किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया। ध्यान है कि ऐबक ने इन चीज़ों को बनवाया था। ठीक है, किस चीज़ को? दिल्ली का एक मस्जिद है कुबत उल इस्लाम मस्जिद, और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। उसके बाद प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। आपने सुना होगा कि इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय जो आज भी प्रेजेंट है हमारे बिहार में, उस पर अटैक करके उसको तोड़ने की कोशिश करी थी। किसने? बख्तियार खिलजी ने। वो कौन था? इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। आगे बात करते हैं। ऐबक की मृत्यु बेटा 1210 ईस्वी में हो गई थी।
कैसे हुई थी उसकी मृत्यु? चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया वो, ठीक है, चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। और इसको फिर कहाँ पे दफनाया गया? लाहौर में। आपसे पूछा जाएगा चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई? ऐबक की। और कब हुई? 1210 में हो गई थी। आगे बात करते हैं, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। ऐबक के बाद नेक्स्ट राजा कौन बना यहाँ पे दिल्ली पे? आराम शाह। और उसने क्या किया यहाँ पे? 8 महीने तक केवल शासन किया। आराम शाह की हत्या किसने करी? इल्तुतमिश ने करी, जो कि उसी का क्या था? दामाद था। उसने कब करी? 1211 में। और फिर दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया इल्तुतमिश। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए, नेक्स्ट बेटा रजिया की हत्या। इसके बाद क्या हुआ? इसी दौरान इल्तुतमिश के बाद एक नई रानी आई यहाँ पे, जो कि कौन थी? रजिया। मगर उसको भी वहाँ पे उसके भाइयों ने मरवा दिया। कहाँ पे मरवाया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में हुई और उसको डाकुओं द्वारा केथल नाम के जगह पे, हरियाणा के पास एक जगह है केथल, वहाँ पे उसको मरवाया गया। इसी तरीके से गुलाम वंश का जो आखिरी शासक था कौन था? समउद्दीन कमिट्स नाम का व्यक्ति था, जो यहाँ पे लास्ट उसने शासन किया गुलाम वंश की तरफ से। इसके बाद यहाँ पे कौन आया? खिलजी वंश स्टार्ट हुआ दिल्ली में, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक चला। मतलब लगभग 30 सालों तक खिलजी वंश वालों ने यहाँ पे शासन किया। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। मतलब जो इसका लास्ट शासक था, इसको मार के यहाँ पे किसने मारा था? फिरोज खिलजी ने मार के अपनी खुद को यहाँ पे स्थापना करी अपने खिलजी वंश की। इसने किलकोरी को अपनी राजधानी बनाई। इसे किसको अपनी राजधानी बनाई? किलकोरी को अपनी राजधानी बनाई। जलालुद्दीन की हत्या, अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इसकी हत्या भी हो गई। किसने करी? इसी के भतीजा और दामाद ने करी। इसका नाम था यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पे करी थी? यहाँ पे इलाहाबाद में करी थी, ठीक है। इलाहाबाद में एक जगह था यहाँ पे काड़मानिकपुर नाम की जगह थी, वहाँ पे उसने हत्या कर दी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। कौन बना? अब अलाउद्दीन सुल्तान बन गया, अलाउद्दीन खिलजी। पहले कौन था? बख्तियार खिलजी, ठीक है। सॉरी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था पहले, अब हो गया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट पाइए। इसके बाद यहाँ पे है तुगलक वंश। मतलब कि तुगलक वालों का शासन आएगा। आपने सुना होगा कि तुम बड़े तुगलक हो। तुगलक कौन थे? जो मतलब अपने मन से फैसला करते थे, किसी की नहीं सुनते थे, उनको इसलिए हम वहाँ पे तुगलक बोलते थे। तुगलक का शासनकाल अगर आप देखेंगे, तुगलक का शासनकाल, वेट रहा 1 सेकेंड, तुगलक का शासनकाल 1320 से लेकर 1398, मतलब कि लगभग 78 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पे शासन किया। 5 सितंबर 1320 में खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक और तुगलक गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हुआ क्या कि खुसरो खां राजा था लास्ट टाइम, उसने 5 सितंबर 1320 को मार डाला। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। थोड़ा पैन मोटा है। गयासुद्दीन तुगलक ने। अब मारने के बाद वो क्या हुआ? राजगद्दी पे ही बैठ गया। कब? 5 सितंबर को उसने उसको मारा और 8 सितंबर को राजगद्दी पे बैठ गया। गयासुद्दीन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता था वो एक बार जान लीजिए। गाजी मलिक, तुगलक गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी के नाम से वो जाना जाता था, ठीक है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया 8 सितंबर 1320 ईस्वी में। इसने क्या किया? सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण करवाया। संबंधित नहरों का निर्माण करने वाले गयासुद्दीन प्रथम शासक था, ठीक है। मतलब पहली बार गयासुद्दीन ऐसा शासक था जिसने क्या किया था? नहरों और कुओं का इंतजाम करवाया, फिर काम करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक गाँव बनाया, ठीक है। दिल्ली में पहाड़ों के पास एक गाँव बनाया तुगलकाबाद, जो आज भी हमारे दिल्ली में ओखला के पास एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना था। मतलब इस शहर में उसने क्या किया? एक गेट भी बनवाया और इस गेट में हम किस नाम से जानते थे? इस गेट को 56 कोट के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई, मतलब कि 5 साल यहाँ पे शासन कर पाया। बंगाल में अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गई, ठीक है। जब वो बंगाल गए थे एक शासन मतलब एक अटैक वगैरह की लड़ाई से, तो वहाँ से वो वापस आए तो उनके जो बेटा या कोई रिलेटिव था जिसे जूना खां, उसने एक लकड़ी का महल बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक के लिए।
उसी महल में उसकी वो लकड़ी उसने वहाँ पे महल को जल गया और जलने के कारण वहाँ पे कासिम बिन तुगलक उसी टाइम मर गया। तो मुग़ल बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में हुई। सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। ठीक है, क्या दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लास्ट पेज हम पढ़ रहे हैं, इसके आगे आपको देखता हूँ अगर मेरे पास कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा तो कंटिन्यू करूँगा। ठीक है बेटा, इसमें थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वंश आए सैयद वंश। 1414 से लेकर 1451 तक रहे। सैयद वंश का संस्थापक था खिर्ज खां। ठीक है, खिर्ज खां की मृत्यु बेटा 20 मई 1421 में हो गई थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था यहाँ पे सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, जो सैयद वंश का आखिरी राजा था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा अभी के लिए फ़िलहाल 2 मिनट के बाद में फिर स्टार्ट करूँगा। लोधी वंश से यहाँ पे 1451 से लेकर 1526 तक उन्होंने शासन किया। दिल्ली में आप देखोगे आज भी इनके नामों से बहुत सारी सड़कें हैं जिसे हम लोधी रोड या फिर लोधी के नाम से जानते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। उसने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी को उपाधि से दिल्ली में सिंहासन पर बैठा। किस नाम से बैठा है वो? बहलोल शाह गाजी के नाम से। दिल्ली पर प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। मतलब पहली बार किसी ने अफ़गान राज्य या फिर अफ़गान का शासक बना वो कौन था? बहलोल लोधी। क्लियर यहाँ तक सभी का? चलिए आगे बेटा लोधी के बाद हम बात करते हैं आगे कंटिन्यू कश्मीर के बारे में। उसी दौरान कश्मीर में क्या था? सुहादेव नाम के एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में हिंदू राज्य की स्थापना की। कहाँ पे? कश्मीर में। ओके, किसने? सुहादेव नाम के एक व्यक्ति ने। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी। इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं बट फिर भी पढ़ रहे तो याद रख लीजिए, अच्छी बात रहेगी, जितनी से आपको लर्न रहेगी। सुहादेव नाम के व्यक्ति ने 1301 में हिंदू राज्य की स्थापना करी। कहाँ पे? कश्मीर में। 1339 से लेकर 1340 तक बस 1 साल के बीच में कश्मीर में साहब मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना कर दी गई। तो 1301 में हिंदू का राज्य था, मगर 1340 मतलब कि लगभग 39 ईयर्स के बाद यहाँ पे मुस्लिम शासन आ गया, जो कि किसने लगाया? यहाँ पे शाह मीर नाम के राजा ने, व्यक्ति ने। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे इंडिया में मुग़लों का शासन स्टार्ट हुआ, जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने बार बार सुना है कि हमारे देश में पहले कभी ना कभी मुग़लों का शासन रहा है। ठीक है, तो वही मुग़लों के शासन के बारे में बात करते हैं। मुग़लों के शासन का संस्थापक बाबर को माना जाता है। ध्यान रखिएगा ये बात। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल का शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। जो बाबर था वो क्या था? तुर्क देश का था और सुन्नी था। ठीक है, सुन्नी क्या होता है? मुस्लिम लोगों में 2 कैटेगरी होती है, शिया और सुन्नी, 2 तरह के मुस्लिम होते हैं। तो ये सुन्नी वाले बाबर थे। ठीक है, आगे बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना करी, साथ ही पद पातशाही की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? पद पातशाही, मतलब कि पोस्ट की स्टार्टिंग करी इसने, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाएगा। इसी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसने क्या किया? जो शासक होगा उसको क्या कहा जाएगा? बादशाह कहा जाएगा। किसने? बाबर ने। अब बाबर के बारे में और कुछ जान लेते हैं। बाबर ने यहाँ पे कब से कब तक शासन किया? 1526 से लेकर 1530 तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स तक। बाबर का जन्म फरवरी 1843 में हुआ था। इसके पिता का नाम था आराम शेख मिर्ज़ा फरगना। पूरा नाम है आराम शेख मिर्ज़ा फरगना। ठीक है, आराम शेख मिर्ज़ा, उसके पिताजी का नाम था। फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे वो। ठीक है, जो कि हमारे अफ़गानिस्तान के उस तरफ था। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा था। कब बैठा था? 1494 में बैठा था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसके बाद अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, वफ़ीर और तथा हिंदाल। ठीक है, ये क्या है? बाबर के 4 पुत्र। आपको नाम याद रखना है। बाबर के 4 पुत्रों के नाम आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। दोबारा बोल रहा हूँ, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था।
ठीक है। बाबर भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 था। 1529 में पहली बार उसने भारत पे आक्रमण किया था और इस आक्रमण में क्या हुआ था, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। ठीक है, किसके विरुद्ध था ये आक्रमण, यूसुफ जाई जाति, मतलब उस ज़माने में एक जाति हुआ करती थी, उसके अगेंस्ट उसने ये क्या किया था, आक्रमण किया था भारत पे। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा में अपने अधिकार कर लिए। ये दो जगह के नाम है, कहाँ पे, बाजोर और भेरा नाम की जगह है, आई थिंक ये पाकिस्तान के आसपास होगा, वहाँ पर ये उसने कब्जा कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ यहीं पर। इसके बाद उसने क्या किया, बाबर की लड़ाई हुई कहाँ पर, पानीपत में। इसको उन्होंने बोला कि पानीपत का प्रथम युद्ध। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बाबर ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। चलिए, पानीपत में प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध की नीति और तोप खाने का प्रयोग किया। ठीक है, कैसी नीति यहाँ पे अपना, इसमें तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया गया। तो बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोप खाने का प्रयोग पहली बार किसने किया और कब किया। तो पहली बार बाबर ने किया, उसने कब किया, पानीपत के युद्ध में। ठीक है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, आई थिंक बेटा अप्रोक्सीमेटली 1926 में हुआ था। बाकी मैं आपको हाँ 1926 में हुआ था। ठीक है, उस समय प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। ठीक है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा इसके दो प्रमुख निशानेबाज थे, जिसने पानीपत में के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। यहाँ पे थोड़ा क्रॉप हो गया है, बट मैं आपको पूरी लाइन बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पार्टिसिपेट किया था, मतलब उन दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे बढ़े। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ये मैंने एक बुक से पिक्चर क्लिक करी है, लूसेंट जीके से। तो ये नोट्स भी मोस्ट ऑफ द वहीं से हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे भी इजीली। तो देखिए, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जो हैं आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि उसने 21 फरवरी 1526 को लड़ा था। किसके अगेंस्ट लड़ा था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी से क्यों लड़ा, क्योंकि उस समय भारत में शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी को हराएगा तभी तो भाई बाबर वहाँ पे शासन कर पाएगा इंडिया में। तो उस लड़ाई में क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर विजयी हो गया। तो यहाँ से बाबर ने क्या किया, इंडिया में अपनी पावर स्टेबलाइज करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद उसने दूसरा युद्ध लड़ा, कहाँ पे लड़ा, खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 में हुआ। जस्ट देखो, एक साल के अंदर ही। इस बार लड़ाई किसके बीच में थी, राणा सांगा और बाबर के बीच में। और ये लड़ाई भी किसने जीत ली, बाबर ने जीत ली। ठीक है, मतलब भारत पे उस पर और कब्जा होता जा रहा था। तीसरी युद्ध चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528, मतलब इस बार देखो एक साल से भी कम टाइम में। पिछली बार 11 महीने में लड़ाई होगी, इस बार 10 महीने के अंदर ही लड़ाई हो गई। इस बार किसके बीच लड़ाई थी, मैदानी राय और बाबर के बीच में। और इस लड़ाई में भी अगेंस्ट बाबर जीत गया, मतलब उसका कब्जा देख रहे हो कितना बढ़ता जा रहा है। उसके बाद वह घाघरा का युद्ध, घाघरा क्या है भाई, यूपी में एक नदी है घाघरा नदी, उस नदी के किनारे युद्ध हुआ था, वो हमने नाम दिया है घाघरा युद्ध। जो कि कब हुई थी, 6 मई 1529। ठीक है, जो कि किसके बीच था, अफगानों एवं बाबर के बीच में। इसमें भी बाबर विजयी हुआ, इसके कारण क्या हुआ, उसका अफगान पे भी कब्जा हो गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। ठीक है, मध्यकाल में मारा जाने वाला प्रथम शासक कौन है यहाँ पे, इब्राहिम लोदी। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत की भी युद्ध स्थल में मारा गया। आगे नोट में यहाँ पे, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ठीक है, जो हुमायूं को कोहिनूर हीरा मिला था वो कहाँ से मिला था, ग्वालियर के राजा थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, राजा विक्रमजीत। यहाँ पे वर्ड है बेटा दिव्यगंत मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ठीक है, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। उदारता मतलब कि क्या बोला जाए बेटा उदारता के लिए, कि उसको मतलब कि उस पर काफ़ी दया भावना थी। उस दया भावना के कारण से उसको हम यहाँ पे कलंदर के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए और थोड़ी सी बात करते हैं आगे। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, आपको ऑलरेडी बता दिया। जिसके साथ का मित्र ग्वालियर में भी राजा विक्रमजीत भी युद्ध में मारा गया। नोट जो है वो भी आपको बता दिया। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। जब खानवा के युद्ध से लड़ा राणा सांगा के खिलाफ, जिसमें बाबर जीत गया था
उस युद्ध का उसने नाम क्या दिया कि वो जिहाद के खिलाफ है। और युद्ध में विजय के बाद वो गाजी की उपाधि धारण की। जब वो वहाँ पे जीत गया, कौन सी युद्ध, खानवा के युद्ध जीतने के बाद किसको, बाबर को गाजी की उपाधि मिली, मतलब कि वो गाजी नाम से जाना जाने लगा। क्लियर, कोई दिक्कत? आगे देखिए, 30 जनवरी 1528 ईस्वी में जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 15 जनवरी 1528 में जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। आगे देखिए, करीब 48 ईयर्स की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक सेकंड की, बाबर की मृत्यु आपको बताता हूँ। 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखना कि बाबर की मृत्यु कभी 48 ईयर्स की एज में 26 दिसंबर 1530 में उसकी मौत हुई। कहाँ पे, आगरा में। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में के आराम बाग में दफनाया गया था, मगर बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। ये बात याद रहेगी, स्टार्टिंग में से आगरा के आराम बाग में, उसके बाद में उसको वहाँ से उसकी डेड बॉडी को निकाल के काबुल में दफनाया गया, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसकी डेड बॉडी को काबुल में दफनाया जाए। ओके, क्योंकि अब उस समय क्या था कि उसकी डेथ कहाँ पे हुई थी, आगरा में हुई थी, तो इसीलिए उसको उस टाइम एट द टाइम आगरा में दफना दिया गया, मगर बाद में उसको वहाँ पे काबुल ले गए। आगे देखिए, बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी की अच्छा ज्ञाता था, मतलब कि उसकी मेन भाषा कौन सी थी, तुर्की थी, मगर उसको अरबी और फारसी भाषा भी आती थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की। ठीक है, बाबर ने अपनी किताब किस में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम ने किया था। किसमें, फारसी भाषा में अब्दुल रहीम नाम के व्यक्ति ने किया था। बाबर ने खुद की आत्मकथा लिखी थी, किस नाम से, बाबरनामा। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, बाबरनामा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, चलिए उस व्यक्ति का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है, पूरी नाम थी, जिन्होंने अनुवाद किया था ना, उनकी बात करिए। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने के में अपनी रुचि का वर्णन किया। उसने अपनी किताब में किस बारे में बताया था, जो बाग वो बनाना चाहता था, उन बागों के बारे में उसने डिस्कशन किया था। ठीक है, आगे देखिए, अक्सर ये बाग दीवार के से घिरे होते थे तथा ये कृतज्ञ नहरों तथा 4 भागों में विभाजित होते थे। ये बाग कैसे होते थे, जो उन्होंने इमेजिनेशन किया था कि वैसे बाग बनवाएगा, वो चारों से घिरे होते थे, पार्कों से, दीवारों से, उनके अंदर 4 रास्ते होते थे और उसमें नहरों का कुछ सिस्टम हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो बाग होते थे 4 इक्वल पार्ट में बटे होते थे, इसीलिए इन बागों को हम कई बार 4 बाग भी कहते हैं। वैसे मैं आपको अभी डिटेल बता दूंगा, 4 बाग ही था जो मुझे याद है। आगे नोट, 4 बाग बनाने का परंपरा शुरुआत अकबर के समय हुई थी। हाँ, 4 बाग ही कहा जाता था क्योंकि 4 बराबर हिस्सों में बटा होता था, और इसकी स्टार्टिंग किसने करी थी, अकबर ने। सोचा किसने था, बाबर ने। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं आया। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। फिर हुमायूं ने शासन किया 1530 से लेकर 1556 तक। ओके, नसरुद्दीन हुमायूं, इसका पूरा नाम क्या था, नसरुद्दीन हुमायूं। 29 सितंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदर खां का सूबेदार था। किसका, बदर खां का। बदर खां नहीं बेटा, ये बद्स खां का सूबेदार था। आगे सुनिए क्या है। 1533 ईस्वी में बाबर ने दिकपन्ना नामक नगर की स्थापना करी। एक नगर का नाम बनाया उसने, क्या बनाया, दिकपन्ना। ठीक है, दिकपन्ना 1533 में। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, अब हुमायूं के बारे में जो डिटेल लिखी गई थी, किस किताब में लिखी गई थी, हुमायूं नामा में लिखी गई थी, मगर उसकी जो राइटर थी कौन थी, गुलबदन बेगम।
आगे सीखिए। हुमायूं जोशी में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग कपड़े पहनने का डिसीजन ले रखा था। ध्यान रखना ये बात कि हुमायूं 7 अलग अलग कपड़े पहनता था डेली, 7 अलग अलग रंग के। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जोशी में विश्वास था। उसको जोशी लोगों ने बोला था कि आपको डेली अलग अलग कपड़े पहनने से आपका फ़ायदा होगा। बादशाह कौन है? बाबर के बाद आपके पास आए बेटा नेक्स्ट हमारे शेरशाह। ठीक है, अब शेरशाह के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह ने कब से कब तक शासन किया? 1540 से लेकर 1545 तक। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। उसके बाद किसका कौन संस्थापक आया यहाँ पे? सूर साम्राज्य आया यहाँ पे, सूर वंश आया, जिसका संस्थापक कौन था यहाँ पे? शेरशाह सूरी। शेरशाह ने बिलरामगढ़ युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी बैठा। मतलब उसको दिल्ली की गद्दी कब मिली? जब उसने बिलरामगढ़ युद्ध लड़ा, और युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा सासाराम की झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। सासाराम बिहार में है। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके में भी और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इसी का मरम्मत भी किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है, साथ में आगे क्या है? मेन इंपॉर्टेंट, डाक प्रथा की स्थापना किसने करी? शेरशाह सूरी ने ही करी थी। ठीक है, मतलब डाक प्रथा मतलब कि चिट्ठी लाना और ले जाने का काम। आगे बात करते हैं अकबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा हमारे 1556 से लेके 1605 तक, जो कि 13 साल की अवस्था में राजा बन गए थे। और इन्हीं की सरकार को, इन्हीं की गवर्नमेंट को हम यहाँ पे पेटीकोट गवर्नमेंट में पेटीकोट सरकार कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये 13 साल के थे तो इनको खुद शासन करना नहीं आता था। तो इनकी एक दाई अम्मा थी। दाई अम्मा कौन होती है? जो बच्चों की देखभाल करती है। तो वो इनको जो भी गाइड करती थी, बताती थी, वही ये शासन करते थे राज्य में। ठीक है, इसीलिए इनकी गवर्नमेंट को पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। डेट स्पेशली याद रखो, ज़्यादा बेटर है। 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। अकबर का अभिषेक कब हुआ? मतलब राजगद्दी पे कब बैठा? 14 जनवरी 1556 में बैठा, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर। अकबर के शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरानी, जो कि ईरान के बहुत बड़े विद्वान थे। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन में बैठा। बेटा किस नाम से बैठा? कि वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन में बैठा। बैरम खां सिया मतवालंबी 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा, मतलब कि उसकी बॉडी गार्ड रहा। कौन? बैरम खां। वो बद खां का निवासी था। ठीक है, उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब यहाँ पे देखो, पानीपत की दूसरी लड़ाई बाबर के बीच में होगी और किसी के बाद बीच होगी, आपको बताता हूँ। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई। पहले किस पे लड़ी गई थी? बाबर के बीच में, है ना? नहीं सॉरी, हुमायूं के बीच में। चलिए आगे। दीन-ए इलाही धर्म का प्रथम प्रधान पुरोहित अकबर था। ठीक है, अकबर ने दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी थी। कौन सी व्यवस्था? दहसाल बंदोबस्त। ठीक है, मतलब ये किलेबंदी कह सकते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, ये आपको याद रखना है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समाद था। दसवंत तथा बासवान अकबर के दरबार में भी चित्रकार थे। ठीक है, और प्रसिद्ध कौन था? अब्दुल समाद। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती थे। ये याद रखना कि प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? सलीम चिश्ती। अकबर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1605 में हुआ। इन्हें आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक है, क्या स्थापत्य कला, मतलब उन्होंने कौन सी कला बिल्डिंग्स बनवाई थी? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा बनवाया,
आगरा का लाल किला बनाया, फतेहपुर सीकरी का शाही महल बनवाया, दीवाने खास बनवाया, पंच महल बनवाया, बुलंद दरवाज़ा बनवाया, जोधाबाई का महल बनवाया, इबादत खाना बनवाया, इलाहाबाद का किला बनाया, लाहौर का किला बनाया। ये सारी चीज़ें अकबर ने बनवाई। फिर अकबर के ही साम्राज्य में 9 रत्न थे, जो कि इम्पॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति थे उसके साम्राज्य में। उसके साम्राज्य में ये 9 व्यक्ति थे: अब्दुल फजल, फौजी, तानसेन, बीरबल, टोडामल, राजमान सिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना, फ़कीर, अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो उसके राज्य में उसकी शोभा बढ़ाते थे, उसके सभी कामों में उसकी मदद करते थे। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये हमारा मेडिवल का फर्स्ट पार्ट है। आगे आपको और 2-3 पार्ट्स में, मैंने कल भी पहले स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि मेडिवल के 3 या 4 पार्ट्स बनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आपको अच्छा लग रहा था, आप सभी के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कमेंट करना ना भूलिए। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो मुझे यहाँ पे कमेंट के द्वारा या फिर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।